सो गाइस थैंक यू फॉर द सपोर्ट ऑन फर्स्ट वीडियो, क्योंकि जो मैंने टारगेट दिया था उससे तो कुछ ज़्यादा ही पूरा कर लिया है। इसीलिए इस वीडियो का टारगेट ऑलरेडी 2500 लाइक्स यानी कि 2500 यानी कि 2500 लाइक्स का होगा। और तो टाइम है रूथलेस अग्रेशन एपिसोड नंबर 2 एंटर जॉन सीना का। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा रिकैप कि अब तक क्या हुआ था। हमें पता चला किस तरह से नो कंपटीशन की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई की रेटिंग्स में ड्रॉप आया, ओवरऑल ऑडियंस की इंटरेक्शन कम होने लग गई इन जनरल, द रॉक हॉलीवुड में ट्रांजिशन कर रहे थे एंड ऑस्टिन डब्ल्यूडब्ल्यूई लीव कर रहे थे कंप्लीटली। तो बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई को एक नए टॉप स्टार की जरूरत थी एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई को एक नए एरा की भी जरूरत थी। सो या लेट्स बिगिन। सो डब्ल्यूडब्ल्यूई की क्रिएटिव टीम ने टेप्स एंड डीवीडीज देखी रिको की, जो कि एक सुपरस्टार थे ओहायो वैली रेसलिंग में। वो चाहते थे कि उनकी टेप्स देखें एंड अगर उन्हें वो पसंद आते तो वो मेन रोस्टर में उन्हें बुलाएंगे। लेकिन उस टाइम पर रिको जो है वो टैग टीम में थे विद द प्रोटोटाइप और वी कॉल हिम जॉन सीना। तो जब वो टेप्स देख रहे थे तो उनका ध्यान रिको पर कम लेकिन जॉन सीना पर ज्यादा था, बिकॉज प्रोटोटाइप के पास वो हर चीज थी जो कि शायद क्रिएटिव टीम को चाहिए थी। ही वॉज करिज्मेटिक, उनके पास एटीट्यूड था। इवन दो वो काफी नए थे रेसलिंग बिजनेस पे, उन्होंने फिर भी काफी चीजें जल्दी से अडेप्ट कर ली थी। एंड ऑलराइट गाइज लाइक बटिस्टा, ब्रॉक लेसनर, इन सुपरस्टार्स को लगने लग गया था कि जॉन सीना जो कि काफी नए हैं इस बिजनेस में, वो हमसे एक कदम ऑलरेडी आगे हैं बिकॉज ही वॉज गुड ऑन माइक। तो इस तरह से ओवीडब्ल्यू में जॉन सीना और बाकी के सुपरस्टार्स ट्राई कर रहे थे इंप्रेस करने की विंस मैकमैन को। लेकिन मेन रोस्टर में यानी कि रॉ एंड स्मैकडाउन में विंस मैकमैन चाहते थे कि कोई एक ऐसा सुपरस्टार निकल कर आए जो कि द रॉक एंड ऑस्टिन का स्पॉट ले सके, और उसके अंदर वो इंग्रेडिएंट होनी चाहिए जो कि मैकमैन को चाहिए, एंड दैट वाज रूथलेस अग्रेशन। फॉलोइंग स्मैकडाउन कर्ट एंगल जो कि टॉप कंटेंडर थे उस स्पॉट को भरने के लिए, बिकॉज ही वॉज दी गाय जो कि टॉप गाय बनने की कगार पर थे। एटीट्यूड एरा में काफी बड़े पैमाने पर वो सामने निकले एंड इसीलिए इस एरा में रूथलेस अग्रेशन के लिए कर्ट एंगल वाज द टॉप गाय। तो इसीलिए विंस मैकमैन को इंप्रेस करने के लिए कर्ट एंगल ने एक ऐसे बंदे को अब चैलेंज किया जिससे वो कभी नहीं लड़े होंगे लेकिन उसे हरा कर दिखाएंगे। एंड देन कम्स द प्रोटोटाइप फ्रॉम ओहायो वैली रेसलिंग, दैट इज जॉन सीना। और ये कोई पहली बार नहीं था उनका मेन रोस्टर में, इसके पहले जॉन सीना लड़ चुके थे। हालांकि वो प्री शो था या फिर डार्क मैचेस थे, बट जॉन सीना ने मैचेस लड़े थे जिसमें उनमें एक भी गलती नहीं करी थी, जिसके चलते जॉन सीना को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली। सो रिंग के अंदर देयर वाज अ रूकी and there was the best in the business and it was the opportunity for Kurt Angle। लेकिन इससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी निकली है जॉन सीना के लिए। द प्रोमो जो कि जॉन सीना ने कट किया, इवन दो वो सिर्फ 2 शब्द थे, लेकिन उन्होंने जिस फीलिंग्स के साथ बोला उससे शायद कर्ट एंगल को कहीं ना कहीं अंदाजा हो गया था कि जॉन सीना भी कुछ बड़ा करने वाले। एंड द मैच भले ही 12 मिनट का होगा लेकिन उसने फैंस को वो हर चीज़ दी जो कि एक मैच से मिलनी चाहिए थी या फिर एक मेन इवेंट मैच से मिलनी चाहिए थी। कर्ट एंगल ने मैच तो जीता लेकिन सबको पता चल गया था कि जॉन सीना ने सबकी रिस्पेक्ट अर्न कर ली है, फिर चाहे वो ऑडियंस की हो या फिर दूसरे सुपरस्टार्स की या फिर दी अंडरटेकर की। एंड जैसे ही अंडरटेकर ने जॉन सीना से हाथ मिलाया, उन्हें अप्रिशिएट किया, एवरीबडी इज लाइक ओके, अगर अंडरटेकर ने अप्रिशिएट किया देन दिस मस्ट बी समथिंग स्पेशल। एंड ऐसा लगने लगा था कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई को कोई एक ऐसा बंदा मिल गया जो कि एक स्पेशल है और कहीं ना कहीं कंपनी को कैरी करेगा आने वाले समय में। सो ये आफ्टर दैट कर्ट एंगल मैच जॉन सीना की काफ़ी छोटी छोटी फ्यूड्स भी हुई। फॉर एग्जांपल जेरिको के साथ उनके मैचेस हुए एंड बाकी और भी मैचेस हुए थे, बट समथिंग वाज मिसिंग एंड दैट वाज ही वाज बोरिंग। जॉन सीना का कैरेक्टर बोरिंग था, कहीं ना कहीं जॉन सीना का कैरेक्टर ही नहीं था। ही वाज दैट प्लेन वनीला गाय। जॉन सीना के पास करिश्मा था, उनके पास माइक में बोलने को बहुत कुछ था, वो माइक में बहुत अच्छे से बोल सकते थे, बट द क्वेश्चन इज आप क्यों और कैसे बोल रहे हो माइक के अंदर, उस चीज का जॉन सीना के पास कोई पर्पस नहीं था। दैट मीन्स उनके पास कैरेक्टर नहीं था। एंड कुछ समय के बाद लोग जॉन सीना को एक तरह से इग्नोर करने लग गए। जिस जॉन सीना ने लोगों की रिस्पेक्ट कमाई थी वो लोग भी जॉन सीना के अगेंस्ट टर्न करने लग गए, बिकॉज उनके अंदर कोई स्पेशल नहीं था। ऐसा लग रहा था कि अगर आप उनका एक मैच अभी देखोगे यही मैच सेम आपको 5 साल बाद भी देखने को मिलेगा। सो जॉन सीना को ऑडियंस से कनेक्ट करने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। एंड ट्रस्ट मी, ये लाइन मैं 2020 में बोल रहा हूँ, मेरे को काफ़ी ऑकवर्ड लग रहा है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। वो 2002 का टाइम था। ऑल ऑफ अ सडन एक ऐसा टाइम आया जब वो स्मैकडाउन से सीधा वेलोसिटी में लड़ने लग गए।
आई गेस टीवी पर आता था ये या नहीं, एक तरह से डार्क मैचेस कह लो, बट वो फिर भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे अपने आप को ढूंढने के लिए कि आखिर वो क्यों है और कौन है और लोगों को उनके लिए केयर क्यों करनी चाहिए, लेकिन वो बार बार फेल हो रहे थे। एंड बाद में उन्हें पता क्या चला कि WWE एक ऐसा टाइम आता है मिड नवंबर एंड मिड मई का, जब WWE सुपरस्टार्स को रिलीज कर देती है। एंड जॉन सीना भी उस पीरियड में यानी कि क्रिसमस के टाइम पर निकलने वाले हैं WWE से। एंड दैट वाज ए शॉकिंग मोमेंट फॉर जॉन सीना। हालांकि जॉन सीना ने इस पर कंप्लेन नहीं की क्योंकि उन्हें पता था कि वो फेल हुए हैं। उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी, जिसको उन्होंने हाथ से जाने दी, तो इसीलिए उनका रिलीज होना बनता था। सो जॉन सीना का लास्ट यूरोपियन टूर था जिसमें वो ट्रैवल कर रहे थे, सुपरस्टार्स के साथ बस में जा रहे थे। एंड उन्हें पता चला कि पीछे कुछ बंदे जैसे कि रिकिशी हो गए, रे मिस्टीरियो हो गए, वो फ्री स्टाइल कर रहे थे अपना टाइम पास करने के लिए, यू नो हिप हॉप टाइप, जहां पर आपको ऑन द स्पॉट चीजें बोलनी होती है एंड उनको राइम कराना होता है। तो फिर जॉन सीना को वो चीज अच्छी लगी एंड उन्होंने भी वो चीज ट्राई करी। एंड एक ऐसा दिन आया जब स्टेफनी मैकमैन भी उस बस में थी एंड उन्होंने जॉन सीना को जब ये करते हुए देखा तो उन्होंने जॉन सीना से पूछा, ए तुम ये सारी लाइंस याद कैसे रख लेते हो? तो उन्होंने बताया कि ये मैं याद नहीं रखता हूँ, ये मैं ऑन द स्पॉट बोलता हूँ, क्रिएट करता हूँ। स्टेफनी ने बोला वो ठीक है, लेकिन ये राइम कैसे कर रही है, यानी कि मैच कैसे कर रहे हैं उसके एंडिंग्स? तो जॉन सीना ने बोला यप दैट इज द डील, यही तो फ्री स्टाइल का मतलब होता है। स्टेफनी ने बोला ओके। तो फिर स्टेफनी ने कोई सिचुएशन दी जिसके चलते उन्होंने कहा कि अब इस पर कुछ बोल के दिखाओ, एंड जॉन सीना ने वो किया, जिसके चलते स्टेफनी इंप्रेस हुई एंड उन्होंने बोला कि क्या तुम ये चीज टीवी पर करके दिखाओगे? जॉन सीना ने कहा एब्सोल्युटली। सो बेसिकली जॉन सीना को मिली थी सेकंड गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड वो टीवी का सेगमेंट बेसिकली जॉन सीना के लिए था डू और डाई सिचुएशन। अगर जॉन सीना ने कर दिया तो ठीक है, वरना जॉन सीना चले जाएंगे WWE से एंड शायद उन्हें कभी भी WWE में आने का मौका ना मिले। लेकिन उस सेगमेंट से जॉन सीना कहीं ना कहीं बच गए। वो फ्री स्टाइलिंग थिंग लोगों को पसंद आई एंड वो ड्रेस भी आई गेस, जिसके चलते जॉन सीना की तरफ लोगों का ध्यान गया एंड जॉन सीना को पता चल गया कि उन्हें क्या करना है। नया कैरेक्टर डॉक्टर ऑफ थगोनॉमिक्स, जिसने उन्हें रिलीज से तो बचाया, साथ ही साथ वो अलग ही दिख रहा था कैरेक्टर, क्योंकि जब आप एक ऐसा कैरेक्टर बनाते हो जो कि नॉर्मल लोगों से अलग है तो लोग उसको अप्रिशिएट करने लगते हैं, लोग उससे इंस्पायर होने लगते हैं। और उस टाइम पर लोग चाहते थे कि वो जॉन सीना की तरह बने, वो जॉन सीना की तरह कपड़े पहने, क्योंकि वो काफ़ी फ्रेश था। एंड एटीट्यूड एरा के फैंस जो थे बचे कुचे, वो जॉन सीना को पसंद क्यों करते थे? क्योंकि वो एजी थे। वो भले ही चुम्मा चाटी नहीं करते थे, बट जो उनके शब्द थे, जो उनकी राइम्स थी, जो उनकी फ्री स्टाइलिंग थी, उसमें काफ़ी नोटी वर्ड्स होते थे, या कह लीजिए अडल्ट कंटेंट देते थे अपने वर्ड्स से, जिसके चलते फैंस पागल होने लग गए। एंड क्योंकि रैप करना हर किसी के बस की बात नहीं है, ये नेचुरल टैलेंट होता है एंड जॉन सीना के पास वो था, जिसके चलते वो फैंस को एंटरटेन कर पा रहे थे। हर बार हर दिन वो अलग रैप करते थे, सो हर बार वो अलग ही दिखते थे। तो इस चीज़ ने उनके करियर को सिर्फ बचाया नहीं बल्कि बूस्ट भी दिया बहुत बड़ा। जॉन सीना को हर अरीना में जाकर बड़े रिएक्शंस मिलते थे, लोग पसंद करते थे, बट बिहाइंड द सीन्स पूरा ऑपोजिट था। कोई भी जॉन सीना को पसंद नहीं करता था, मे बी बिकॉज ऑफ जेलसी, क्योंकि लोगों को लगता था जॉन सीना को क्यों अपॉर्चुनिटी मिल रही है जाकर ये चीज़ें करने के लिए। एक पॉइंट पर आकर एंगल को भी पता चल गया कि जो टॉप गाय वो बनने की सोच रहे हैं, शायद वो स्पॉट अब जॉन सीना छीन लेंगे, क्योंकि वो उस चीज़ में काफ़ी अच्छे हैं। आई मीन स्पॉट छीनने में नहीं, बल्कि जो कि टॉप गाय में क्वालिटी होनी चाहिए उस चीज़ में। एंड कर्ट एंगल को पता था कि वो डिजर्व भी करते हैं ये। आफ्टर ऑल द नेगेटिव कमेंट्स, सीना को किसी से भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सीना को पता था कि वो सिर्फ जेलस कमेंट्स हैं जो कि उनकी इनसिक्योरिटी से आ रहे हैं, लेकिन मेरे को जो फ़र्क पड़ता है वो ऑडियंस से पड़ता है। तो इसीलिए वो कभी रुके नहीं, वो ग्रो करते गए डे इन एंड डे आउट, वो बड़े होते गए, उनका गेम बड़ा होता गया। एंड फिर आया एक टाइम, एंड दैट टाइम वाज रेसलमेनिया 20। यप, रेसलमेनिया 20 आने वाली थी एंड हर कोई बिग शो को ये बता रहा था कि जॉन सीना से मत लड़ो, क्योंकि वो किसी को रिस्पेक्ट नहीं करते, तुम्हारे करियर ख़राब हो जाएगा अगर तुम जॉन सीना से हार गए तो। लेकिन बिग शो ने किसी की बात नहीं सुनी,
रेसलमेनिया में शो वर्सेस सीना यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच हुआ एंड जो चीज बिग शो ने सोची थी बिल्कुल वही हुई। जॉन सीना को मैसिव रिएक्शन मिला जब जॉन सीना ने बिग शो को उठाया एंड मैच जीता, पहली सिंगल्स चैंपियनशिप जीती। द रिएक्शन वाज अमेजिंग एंड ये इवेंट वही इवेंट था जिसमें हमें लास्ट अपीयरेंस देखने को मिली फ्रॉम द रॉक and Stone Cold Steve Austin, two of the top faces of Attitude Era कंपनी छोड़ चुके थे एंड उसी इवेंट में जॉन सीना ने अपनी पहली सिंगल्स चैंपियनशिप जीती थी एंड सिचुएशन को और वर्स बनाने के लिए गोल्डबर्ग एंड लेजनर ने भी कंपनी छोड़ दी, जिसके चलते जॉन सीना के लिए नए दरवाजे खुल गए टॉप गाय बनने के लिए। एंड सिर्फ एक साल के अंदर अगली रेसलमेनिया में वो फेस कर रहे थे JBL को फॉर द कंपनीज टॉप प्राइज WWE चैंपियनशिप। दो टोटल ऑपोजिट कैरेक्टर्स, JBL जो कि एक कॉर्पोरेट रिच पर्सन, काफ़ी होते हैं ना बड़े बंदे जिनके पास काफ़ी पैसा होता है, काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस पसंद करते हैं, वहीं जॉन सीना एक कल का आया हुआ लौंडा जिसको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, लैंग्वेज भी थोड़ी नॉन PG है। तो ऐसे में ये दोनों सुपरस्टार सामने सामने थे एंड रेसलमेनिया में JBL का टेरर रेन ऑफ WWE चैंपियनशिप एंड किया जब जॉन सीना ने JBL को हराकर बने नए WWE चैंपियन। सो एक साल के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन से वो WWE चैंपियन बन चुके थे एंड इट लुक्स लाइक कि फाइनली हमें मिल गया है अपना नया टॉप गाय बिकॉज उनके पास था कंपनी का टॉप प्राइस। तो यस, जॉन सीना बन गए थे नए WWE चैंपियन, लेकिन लोगों के लिए वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल चैंपियन थे क्योंकि जो चीज़ उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए करी थी, यानी कि जो स्पिन डाला था, उन्होंने डिसाइड किया कि वो प्रेस्टिजियस WWE चैंपियनशिप के साथ भी वही करे, जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल मूव था हार्डकोर फैंस के लिए। शायद वो उस चीज़ को ऐसे देखे कि जॉन सीना ने एक प्रेस्टिजियस चैंपियनशिप को एक खिलौना बना दिया, जिसके चलते जो वैल्यू थी, काफ़ी डीप वैल्यू थी उस चैंपियनशिप की, वो ख़त्म हो गई। लेकिन उस स्पिन के पास था ड्रॉ पावर, जिसके चलते सेल परचेस काफ़ी बढ़ी, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए बढ़ी थी। सो बिजनेस वॉज ग्रोइंग अप बिकॉज ऑफ जॉन सीना, बट एट द सेम टाइम जॉन सीना को रियलाइज होने लगा कि जिस फैंस को वो एंटरटेन कर रहे हैं दैट इज़ नॉट द नॉर्मल ऑडियंस। भले ही वो सबके लिए एंटरटेन कर रहे होंगे, लेकिन जो एंटरटेन हो रहे थे मोस्ट ऑफ देम वर किड्स। यस, जॉन सीना को किसी स्टैट्स की ज़रूरत नहीं थी, जहाँ पर भी वो जाते थे उनको सिर्फ बच्चे मिलते थे। उनको पता चला कि ऑडियंस उनकी बच्चों वाली हो चुकी है, तो इसीलिए उन्होंने एक करियर थ्रेटनिंग डिसीजन लिया एंड उन्होंने विंस मैकमैन को बताया कि अब वो रैप करना बंद कर देंगे क्योंकि उसमें काफ़ी गंदे शब्द होते हैं जो कि बच्चों के लिए अच्छे नहीं होते। तो इन जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम फ्रॉम एजी नॉन PG टॉक, जॉन सीना बन चुके थे कंपनी के PG ब्रांडेड कंटेंट, जिसने डिवाइड कर दिया दो फैंस को। एक तरफ थे ओल्ड हार्डकोर रेसलिंग फैंस और एक तरफ थे न्यू यंग जनरेशन, बेसिकली किड्स। एंड नाउ लोग हेट करने लग गए थे जॉन सीना को। सीना सक्स चैंट्स शुरू हो चुकी थी लगनी। एंड जब आपके पास इतनी बड़ी ऑडियंस होती है और उसके अंदर एक डिवाइड होता है तो आपको मिक्स रिएक्शन मिलता है, जो कि जॉन सीना के साथ हो रहा था। किड्स चैंट्स कर रहे थे जॉन सीना के लिए, वही बड़े जो लोग थे वो जॉन सीना को बू कर रहे थे। बट एट द एंड जॉन सीना के पार्ट के लिए वो बहुत बढ़िया था, क्योंकि वेदर यू हेट हिम और लाइक हिम, आप टीवी ऑन कर रहे थे, आप टिकट खरीद रहे थे जॉन सीना को देखने के लिए, फिर चाहे आप उनको चीयर करने के लिए कर रहे थे या फिर आप उनको बू करने के लिए कर रहे थे। सिचुएशन तो और खराब तब लगने लगी जब ट्रिपल एच एंड जॉन सीना रेसलमेनिया 22 के लिए फेस टू फेस आने वाले थे। ट्रिपल एच जो कि बैड गाय थे, बट द रिएक्शन वॉज ऑपोजिट, क्योंकि जो रिएक्शन ट्रिपल एच को मिलना चाहिए था वो जॉन सीना को मिल रहा था। और ये सिर्फ एक साल के अंदर हुआ, जब इसके ठीक एक साल पहले जॉन सीना एंड JBL के मैच में JBL को मैसिव बू मिल रही थी, जॉन सीना को चीयर मिल रहा था। वही चीज़ एक्सपेक्ट करी थी रेसलमेनिया 22 के लिए भी, लेकिन यहाँ पर ऑपोजिट था, क्योंकि अभी लोगों को जॉन सीना पसंद नहीं आ रहा था। एटीट्यूड एरा के जो बचे कुछ फैंस थे वो ट्रिपल एच को सपोर्ट करने लग गए एंड किड्स सपोर्ट कर रहे थे जॉन सीना को, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें हॉल ऑफ फेम सेरेमनी से देखने को मिला, जो कि 2006 में हुई थी, जिसमें जॉन सीना को काफ़ी भयंकर वाली बू मिली थी। जॉन सीना को नहीं पता था उन्हें क्या करना है एंड इस सिचुएशन को फैंस के लिए और वर्स बनाने के लिए जॉन सीना ने चैंपियनशिप रिटेन रखी रेसलमेनिया 22 में, जब उन्होंने हराया द गेम ट्रिपल एच को, फॉर्मर 10 टाइम WWE चैंपियन को। इट वॉज अ शॉक टू फैंस बट ही डिड।
अब क्योंकि जॉन सीना ने ट्रिपल एच को हरा दिया था, बेसिकली उनको टॉप गाय के जूते मिल गए थे जो कि उन्हें पहनने थे। बट द क्वेश्चन इज, क्या उन्हें पहनकर वो चल सकते थे? क्या उन्हें पहनकर वो लंबी रेस के घोड़े बन सकते थे? इवेंचुअली ऐसा लगने लगा। जॉन सीना कंपनी के दी गाय बन चुके थे, वो कंपनी को रिप्रेजेंट करने लग गए थे। जब आप WWE की बात कर रहे थे तो आप जॉन सीना की बात कर रहे थे। ही वॉज ड्रॉइंग फैंस, ही वॉज द बिग ड्रॉ, और उस ड्रॉइंग पावर की वजह से WWE को एक हिस्ट्री क्रिएट करने में मदद हुई जब उन्होंने होस्ट करी 2007 की रेसलमेनिया एक स्टेडियम में, जो कि काफ़ी साल के बाद हो रही थी क्योंकि इसके कुछ साल पहले तक सिर्फ अरीनाज में हुई थी। एंड लास्ट टाइम स्टेडियम में जब हुई थी वो था 2003 का, जिसमें 54,000 के ऊपर अटेंडेंस गई थी। लेकिन रेसलमेनिया 23 2007 का टाइम जब स्टेडियम में गई तो अटेंडेंस रिकॉर्ड टूट गया। 80,000 के ऊपर अटेंडेंस गई जब लोगों को मिला डबल मेन इवेंट ऑफ अंडरटेकर एंड बटिस्टा एंड जॉन सीना एंड शॉन माइकल्स। नाउ दैट जॉन सीना ने द बिग शो, द गेम, ट्रिपल एच एंड JBL जैसे सुपरस्टार्स को ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल में हरा रखा है, अभी उनका चांस था अगेंस्ट the Heartbreak Kid, the greatest of the great, Mr. WrestleMania, the showstopper, Shawn Michaels. And after having a great match, Shawn Michaels को हराकर उन्होंने ये भी प्रूव कर दिया कि अभी कोई नहीं बचा है जॉन सीना के रास्ते में। And the only top guy and the only drawer in the company is John Cena. So basically जॉन सीना सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं थे बल्कि जॉन सीना एक बिजनेस बन चुके थे। उस ड्रॉइंग पावर की वजह से जॉन सीना ने मल्टीपल रेसलमेनिया मेन इवेंट्स भी करी, मल्टीपल पेपर व्यूज मेन इवेंट्स करे। एंड अ गाय, बेसिकली द प्रोटोटाइप फ्रॉम ओहायो वैली रेसलिंग, अपने ड्रीम्स फुलफिल कर रहा था इन अ बिग टाइम। सो ये जॉन सीना का टेक जो था रूथलेस एग्रेशन से, वो था फेलियर। उनके हिसाब से वो फेल हुए थे वेरी बिग टाइम, लेकिन उन्हें पता था कि अगर वो सेकंड चांस मिलेगा तो वो उसको फेल नहीं करेंगे, वो अपनी पूरी जान लगा देंगे। एंड दैट्स व्हाट ही डिड। एंड उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, जिसकी वजह से वो बनते हैं वेरी बेस्ट ऑफ द बेस्ट। So yeah, it's time for my review. मेरे हिसाब से like I know John Cena is the great guy. As a business, he was the perfect. वो ड्राइंग पावर है उनके पास, वो मर्चेंडाइज सेल कर रहे थे, वो मैचेस दे रहे थे डे इन डे आउट, और उसी के साथ साथ एंटरटेनिंग भी हो रहे थे। तो ये सारी क्वालिटीज एक ही सुपरस्टार में जब कंपनी को मिली या फिर WWE को मिली तो वो कंपनी को हेल्प करी, क्योंकि ये सारी क्वालिटीज एक सुपरस्टार में होना बहुत रेयर होता है। एंड जॉन सीना हैड दैट। एंड वन मोर थिंग मेरे को जॉन सीना की अच्छी लगी कि वो उनके पास पैशन था कुछ अलग करने का ओहायो वैली रेसलिंग से ही। मैंने ओहायो वैली रेसलिंग के उनके सीन्स देखे, मुझे पता चला यार ये जॉन सीना सही में, शायद अगर मैं भी उनकी टेप्स देखता तो मैं भी निको की जगह जॉन सीना को इनवाइट करता, बिकॉज ही वॉज दैट गुड। और साथ ही साथ एक और जो चीज मेरे को उनकी अच्छी लगी, आई मीन इट इज सब्जेक्टेबल, हो सकता है कि आपको वो अलग तरीके से देखो, लेकिन जॉन सीना ने लिटरली अपना डेमोग्राफिक देखते हुए किड्स के लिए रैपिंग करना बंद कर दी। हो सकता था कि जॉन सीना खुद से इनिशिएटिव ना लेते, अगर विंस मैकमैन कहते तो बात अलग थी, बट जॉन सीना ने पर्सनली खुद को, जब उन्हें लगा कि शायद वो गलत कर रहे हैं एंड किड्स को ऐसा कंटेंट दे रहे हैं, तो उन्होंने उसके लिए रैपिंग बंद कर दी। एंड उसके बाद जो उन्हें हेट मिली उन्होंने वो भी सही। सो हैट्स ऑफ टू दैट गाय। साथ ही साथ एक और जो चीज़ अच्छी लगी वो थी 24/7 वर्किंग गाय। मुझे ये पता चला कि ही वॉज ए नो सेलर। लाइक आप उनको कुछ भी काम दे दो, कभी भी आपको वो ऐसा महसूस नहीं होने देंगे कि वो थक गए हैं या फिर ये नहीं करना चाहते। इनफैक्ट वो जितना भी तुम काम दोगे सब करेंगे एंड सब में टॉप पाएंगे। सो ओवरऑल द सीरीज इज गोइंग ग्रेट। और अभी तो हमें सिर्फ जॉन सीना के बारे में पता चला है, लेट्स सी कि अगले कौन होते हैं, क्या रैंडी ऑर्टन या फिर ब्रॉक लेसनर। मोस्ट प्रोबेबली ब्रॉक लेसनर हो सकते हैं। बट आई रियली होप कि आपको ये वीडियो में मज़ा आया होगा, एंड अगर आपको आया होगा तो वो 2500 लाइक्स का टारगेट पूरा करना। और आपके क्या थॉट्स है जॉन सीना को लेकर, आप कब बने थे जॉन सीना के फैन, कमेंट्स में लिख कर बताओ। अभी तुम मेरे से भी पूछोगे ना, चलो मैं बता देता हूँ। बेसिकली आई वॉज नॉट अ फैन ऑफ जॉन सीना जब मैं 2005 से देख रहा था, तब से बिल्कुल भी नहीं। जब मैंने उनका डॉक्टर ऑफ थर्गोनॉमिक्स देखा था आई गेस 2013 या 12 में, तो मैं डॉक्टर ऑफ थर्गोनॉमिक्स जॉन सीना का फैन बन गया था। एंड सच बोलने में कोई बुराई नहीं है, इसके लिए क्या हेट मिलेगी, गाली मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, झेल लेंगे। क्या करें, जॉन सीना से जो सीखा है।